वॉल पुट्टी एक परफेक्ट फिनिश और गैलेंट एडवांस टीएमटी रेबार निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो अपने कार्यक्रम मन की बात के आज 10 साल का सफर पूरा कर लिया है। पीएम मोदी ने किन मुद्दों पर आज मन की बात में जनता को से विस्तार से बातचीत की है, इस विषय को दिखाएंगे विस्तार से। चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंतिम दौर में होने वाले चुनावी मुकाबले में क्या है खास। साथ ही साथ दिखाएंगे खबर कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को आज कौन सी विकास की सौगातें दी हैं। होगी बात इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध में बढ़ रही तल्खी की। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोलापुर एयरपोर्ट और पुणे मेट्रो समेत कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, पुणे में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के सपने को मिल रही है नई गति। आधुनिक शहरों की जरूरतों के काम करने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। स्वच्छता मिशन और मन की बात के 10 साल पूरे होने पर दी लोगों को बधाई। श्रोताओं को बताया कार्यक्रम का असली सूत्रधार। कहा, 10 साल का सफर रहा भावुक कर देने वाला। लोगों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। जम्मू कश्मीर में थम गया तीसरे और अंतिम चरण के प्रचार का शोर। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों की ओर से कद्दावर दिग्गजों ने भरी चुनावी हुंकार। 1 अक्टूबर को होगा मतदान। हरियाणा चुनावी संग्राम के लिए चढ़ा सियासी पारा। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। जेपी नड्डा ने घोटालों को लेकर कांग्रेस पर किया कटाक्ष। कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। जेजेपी एएसपी गठबंधन ने लोक लुभावन वायदों से भरा घोषणा पत्र किया जारी। अरविंद केजरीवाल का दावा, आपके समर्थन के बिना हरियाणा में सरकार बनाना नहीं है संभव। नेपाल में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। अब तक 132 लोगों की मौत। नेपाल के चलते बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बाढ़ की स्थिति चिंताजनक। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत के बाद पश्चिम एशिया में भारी तनाव। इजरायल का दावा, कार्रवाई में संगठन के 20 अन्य शीर्ष कमांडर हुए ढेर। मलबे से निकाला गया हसन नसरुल्लाह का शव। लेबनानी प्रधानमंत्री ने कहा, संघर्ष से विस्थापित हो सकते हैं 10 लाख लोग। आप देख रहे हैं तभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को कई विकास सौगातें दी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें पुणे मेट्रो रेल सेवा भी शामिल रही। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की सरकारों द्वारा विकास को अनदेखा करने का आरोप लगाया, तो अपनी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए तमाम कामों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लिए कुल 11,240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन और सावित्रीबाई फुले के ऐतिहासिक स्मारक का भूमि पूजन शामिल रहा। इन परियोजनाओं में अहम रहा पुणे मेट्रो के 6 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक का खंड है। प्रधानमंत्री ने स्वारगेट से कात्सज सेक्शन का भी भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक मौजूदा सरकार काम कर रही है, जिससे विकास को नई गति मिल रही है। पीएम ने कहा कि इसके उलट पहले की सरकारें केवल काम लटकाती थीं। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति
और नए शिलान्यास अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने 6,400 करोड़ रुपए की बिटकिन परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में विशेष तौर पर सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के महिला उत्थान की दिशा में उठाए गए अहम कदमों की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि उन्होंने बेटियों के लिए बंद शिक्षा के दरवाजों को खोला। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया था। यहां बहन बेटियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था। इसकी स्मृति को, इस विरासत को संजोकर रखना जरूरी है। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, बल्कि सोलापुर पर्यटकों, व्यापारिक गतिविधियों के लिए आने वाले यात्रियों और निवेशकों के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। आपको बता दें कि सोलापुर में मौजूदा टर्मिनल भवन को सालाना लगभग 4.1 लाख यात्रियों को सेवा देने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। साल 2014 से पहले भारत में मेट्रो रेल प्रणाली केवल 248 किलोमीटर तक सीमित थी और केवल 5 शहरों में परिचालन में थी। पिछले 10 वर्षों में 700 किलोमीटर से अधिक नई मेट्रो लाइनें चालू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज़। तो महाराष्ट्र को मिली तमाम विकास की सौगातें। अब बात मन की बात की। 10 साल पहले पीएम मोदी ने रेडियो के जरिए देश की जनता से संवाद का जो सिलसिला शुरू किया था, वो आज भी बदस्तूर कायम है। 114वें मन की बात के एपिसोड में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई समसामयिक विषयों पर अपनी बात साझा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की अपील की तो प्रकृति संरक्षण का मंत्र भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर प्रसन्नता जाहिर की। कहा कि मन की बात की यात्रा बेहद खास रही, जिसके लिए कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें वह कभी भूल नहीं सकती। पीएम ने कहा कि मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया का विशेष तौर पर आभार जताते हुए कहा कि उनकी ही अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम के जरिए एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की अपील की। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो चुके हैं और मेक इन इंडिया के कारण देश में अब विश्व स्तरीय उत्पाद बन रहे हैं। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। उन्होंने युवाओं से जहां एक तरफ अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सामने लाने का आग्रह किया, तो वहीं उन्होंने त्योहारों के मौसम में सभी से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने की अपील की। वोकल फॉर लोकल के तहत पीएम मोदी ने एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को खरीदने के अलावा इसे बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि नए नए क्षेत्रों के आने से रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। पीएम ने सभी से इसमें भाग लेने की अपील की। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन से लेकर वेस्ट टू वेल्थ मंत्र तक तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की बधाई दी। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने के खास मौके पर प्रधानमंत्री ने उन लोगों का अभिनंदन किया जिन्होंने इस मिशन को जन आंदोलन बनाया। उन्होंने देशवासियों से स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का आह्वान किया। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। देश के कई इलाकों में मानसून की भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति और कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में जल संकट की समस्या को भी प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में साझा किया। उन्होंने जल संरक्षण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों के द्वारा जल संरक्षण के उपाय के उदाहरण देते हुए इसे बचाए जाने की अपील की। झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के KN राजशेखर का उदाहरण देते हुए कहा कि सभी लोगों को एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ना चाहिए। राजशेखर पिछले 4 साल से लगातार पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पौधारोपण की अपील एक तरफ पर्यावरण को संरक्षित करेगी, तो वहीं जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास पानी के संकट से निपटने में मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने मन की बात में प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रसार भारती के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सराहना प्रसार भारती, इसके विभिन्न अंगों, दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो तथा इसके सारे कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणादायक तथा उत्साहवर्धक है। हमें गर्व है कि हम आपके राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में आपके साथ जुड़े हैं। आपका संदेश पूरे प्रसार भारती परिवार में एक नई स्फूर्ति और नवचेतना का संचार करेगा। और कुछ और खबरों पर नजर डालने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर की। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव का अब आखिरी चरण बचा है, जिसके लिए आज शाम को प्रचार अभियान थम गया। 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रचार के अंतिम दिन भी आज सभी दलों के नेताओं ने जमकर प्रचार किया तो अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। इससे पहले के 2 चरण में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान देखने को मिला था, तो दशकों बाद जमकर मतदान भी हुआ था। 10 साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए रविवार को चुनावी प्रचार का शोर थम गया। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तमाम सियासी गणित के बीच राजनीतिक दलों की नज़र चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी टिकी है। इस कड़ी में रविवार को रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान की जमहूरियत की ताकत और उसकी मजबूती का प्रदर्शन है। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर और जी किशन रेड्डी ने जम्मू में पार्टी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। वहीं बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर भाजपा प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर के करना में NC के नेता उमर अब्दुल्ला को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वो दोनों सीटों से चुनाव हारेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बारामूला में जमकर चुनाव प्रचार करते हुए अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के जसरोटा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादे दोहराए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उधमपुर में पार्टी की कमान संभाली। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि उच्च मतदान प्रतिशत से कांग्रेस को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रही है। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि लोग अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। We have made the arrangements as per the ECI guidelines. Whatever the guidelines are, strictly as per those guidelines, we have made the security arrangements. हम लोगों ने सारा इंतजाम किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का अलग अलग टीम इंतजाम कर रखी है। अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसकी अलग अलग टीम है। इलेक्शन के लिए अलग से टीम है, पोलिंग के लिए अलग से टीम है, एरिया डोमिनेशन के अलग है। तीसरे चरण में जिन 40 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 24 सीटें जम्मू संभाग में आती हैं, जबकि 16 सीटें कश्मीर संभाग वाले क्षेत्र में आती हैं। जम्मू की सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी और सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तीसरा चरण होगा। उसके बाद में पूरा प्रचार अभियान कहा जाए, पूरा चुनाव तरीके से खत्म हो जाएगा। मतदान के बाद अब उसके बाद मतगणना की बारी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आपको जल्दी से सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अगर तीसरे दौर की वोटिंग की बात की जाए तो इसके क्या तथ्य हैं। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर इस तीसरे दौर में वोटिंग होनी है। जम्मू की क्षेत्र की 24 सीटें हैं तो कश्मीर इलाके की 26 सीटों पर वोटिंग हुई, यानी 24 और 26 मिला के टोटल 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। और किन जिलों में इन 40 सीटों पर वोटिंग होनी है वो है जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुर में इन 7 जिलों में वोटिंग होनी है। और 40 सीट पर कुल 415 उम्मीदवार हैं। ये दिखाता है कि बड़ी संख्या में लोग उम्मीदवारी के तौर पर भी अपने आप को लोकतंत्र की जमहूरियत के जश्न में आगे लेकर आए हैं। तो ये अपने आप में 1 अक्टूबर को होने वाले तीसरे दौर की वोटिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर मसले और मुद्दे क्या हैं। जम्मू कश्मीर चुनावी मुद्दों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास है कि आखिर कैसे विकास को एक गति दी गई है। बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि धारा 370 हटने के बाद से विकास को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया गया। तो वहीं अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार राग अलाप रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने एक तरीके से खामोशी अख्तियार की हुई, लेकिन बीजेपी पुरजोर मुखालफत कर रही है कि ये वापस हो ही नहीं सकता है। तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। इसी तरीके से आतंकी घटनाओं में कमी, धारा 370 हटने के बाद यानी 2019 के बाद से आतंकी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी कमी आई है। ये अपने आप में बीजेपी अपने एक उपलब्धि के तौर पर बता रही है कि कैसे लगातार घटनाओं में कमी देखी गई है। इसी प्रकार से पर्यटन में इजाफा हुआ है। अगर बीते साल की बात की जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक घाटी में पहुंचे थे और यह दिखाता है कि अभी तक का सबसे ज्यादा संख्या रही है पर्यटकों के लिहाज से। और ये अपने आप में एक बड़ा मसला इसलिए भी है कि अर्थव्यवस्था पूरे राज्य की अगर बात की जाए तो पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा स्रोत है। इस लिहाज से ये बड़ा एक मुद्दा भी होता है। पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर लगातार पुरजोर वकालत हो रही है और चुनाव में सभी पार्टियां इस मुद्दे को उछाल रही हैं। लेकिन कौन इसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में, ये इसको लेकर जनता लगातार तय करेगी। कश्मीरी पंडितों की वापसी का मसला, क्योंकि हम जानते हैं कि कई दशक पहले आतंकवाद की वजह से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसके बाद से यहाँ पर परिस्थिति बदली है। उनके पुनर्वास को लेकर लगातार सभी चुनावी रैलियों में बात की जा रही है। जम्मू में आतंकी घटनाएं बीते कुछ समय में बढ़ी हैं, जिसको लेकर जो विपक्ष है वो मुद्दा बना रहा है। लेकिन जो सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अगर कुछ सर उठाने की कोशिश की गई आतंकियों के द्वारा तो माकूल जवाब भी दिया गया। इसी प्रकार से नशे का कारोबार, इसको लेकर भी लगातार चुनावी रैलियों में बातें हो रही हैं। तो ये तमाम कुछ बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा कई और स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन कमोवेश अगर बड़े मुद्दों की बात की है तो ये है जेएनके में पार्टियों के घोषणा पत्र के लिहाज से अगर बात की जाए तो अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो लगभग 89 लाख के आसपास मतदाता हैं। सर्विस वोटर्स भी 75,000 के आसपास हैं। 18 से 19 साल के यानी सबसे युवा मतदाता 4.25 लाख से ज्यादा हैं। और दिव्यांग मतदाताओं की बात की जाए तो उनकी संख्या भी 83,000 के आसपास है। थर्ड जेंडर भी 167 है। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की बात की जाए तो लगभग 70,000 के आसपास इनकी आबादी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये वो कुछ आंकड़े हैं जो अभी अपने आप में बहुत मौजूदा वक्त में बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हैं कि आखिर कितने मतदाता किस किस इलाकों में है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो 10 साल के बाद में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2014 में इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। इसके अलावा अगले तथ्य पर जल्दी से अगर जाए और इस बात का जिक्र करें कि आखिर किस तरीके से इस बार पिछली बार के मुकाबले कई बदले हुए परिस्थितियां दिख रही हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। जल्दी से हम तथ्यों को आगे बढ़ते हैं और ये इस बात का जिक्र करें कि पहले यानी 2014 की जब बात है तो उस समय 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। परिसीमन के बाद में अब 90 विधानसभा सीटें हो गई, यानी जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ी है। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें हैं, मिलाकर 90 सीटें हो जाती हैं। इन पर विधानसभा चुनाव चल रहा है। गोरखा वाल्मीकि समाज के लोग, पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों, इनको पहली बार मतदान का अधिकार मिला है और ये भी अपने आप में धारा 370 हटने के बाद में अब प्रत्याशित तौर पर पहली बार देखा जा रहा है। कश्मीरी विस्थापितों के लिए विशेष 24 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें दिल्ली के अंदर भी 4 बूथ हैं जो उस 24 बूथों के अंतर्गत आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर, कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ये मिलकर चुनाव है, लेकिन 5 सीटों पर इन दलों के बीच में फ्रेंडली फाइट भी हो रही है क्योंकि एनसी और कांग्रेस मिलकर चुनाव जेएनके में लड़ रहे हैं। भाजपा 62 सीटों पर मुकाबले में है और कई निर्दलियों को घाटी में कई निर्दलियों को उन्होंने समर्थन भी दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अपने आप में घाटी में भी बड़ा मुस्तैदी से इस बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी जम्मू में 43 और घाटी में 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और बाकी घाटी में कई जगहों पर निर्दलियों को भी उन्होंने समर्थन दिया हुआ है। अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी ने निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर एक तरीके से चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई क्योंकि ये प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन ये निर्दलियों के माध्यम से एक तरीके से चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज लगातार करा रहा है। अधिकृत तौर पर नहीं लेकिन अनाधिकृत तौर पर एक तरीके से उनकी मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। और पहले चरण की अगर बात की जाए तो कुल मतदान इसमें लगभग 61% के आसपास हुआ था, उससे ज्यादा हुआ था और सबसे ज्यादा 82% की वोटिंग लगभग इंदरवाल में हुई थी और पैडर नागसेनी में 80% से ज्यादा वोटिंग देखने को मिली थी और किश्तवाड़ में लगभग 78% वोटिंग हुई थी। हम पहले चरण की बात कर रहे हैं और डोडा पश्चिम में लगभग 76% के आसपास वोटिंग हुई थी। तो यह दिखाता है कि कैसे तमाम इलाकों में बढ़ चढ़कर वोटिंग भी हुई है। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो कुल उस पूरे चरण में लगभग 57% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट जो नई बनी है वहां पर लगभग 80.5% वोटिंग हुई। सुरनकोट में लगभग 75% वोटिंग हुई। पुंछ हवेली में भी 75% के आसपास वोटिंग हुई। गुलाबगढ़ में लगभग 73% और मेढर में लगभग 74% के आसपास वोटिंग हुई। तो यह दिखाता है कि मत प्रतिशत भी लगातार तेज गति से बढ़ा है। कुछ जल्दी से बात कर लेते हैं चुनावी वायदों की भी। तो अगर तमाम पार्टियों का जिक्र है तो रोजगार के मसले पर बीजेपी कह रही है कि 5 लाख रोजगार देने का वो वादा कर रही है। कांग्रेस कह रही है 1 लाख खाली पदों को वो भर्ती करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है 1 लाख नौकरी का वो भी वादा कर रही है। इसके अलावा पीडीपी कह रही है कि 1 वर्ष में 60,000 लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा। जो दैनिक नौकरी करने वाले लोग हैं उनका नियमितीकरण होगा। तो ये रोजगार के मुद्दे पे वादा है। इसके अलावा अगर आतंकवाद की बात की जाए तो कौन सी पार्टी क्या कह रही है? आतंकवाद और अलगाववाद को पूरी तरीके से समाप्त करने की बात बीजेपी कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। एनसी की कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई पड़ रही है। तो वहीं पीडीपी भी एक तरीके से खुल के आतंकवाद के मसले पर कुछ नहीं बोल रही है। ये एक तरीके से मौन सहमति के तौर पर भी देखा जाता है। पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी कह रही है गुलमर्ग पहलगाम का विकास करेंगे, तवी रिवर फ्रंट को विकास करेंगे, जैसे गुजरात में रिवर फ्रंट का विकास किया गया। इसके अलावा झील विकास प्राधिकरण बनाने की बात बीजेपी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि पर्यटन के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देंगे, दर्शनीय स्थलों को विकास करने के लिए तेज गति से काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे, साथ ही साथ बुनियादी ढांचे को विकास पर इनका फोकस होगा। पीडीपी कह रही है साल भर पर्यटन केंद्र चलता रहे, इस दिशा में हम कोशिश करेंगे कि यहां पे साल भर पर्यटक आते रहें। जल्दी से अगले मुद्दे पर अगर आए तो हम बात कर सकते हैं कि महिलाओं को लेकर तमाम चुनावी वायदों में क्या है। महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए देने की बात बीजेपी कर रही है, तो वहीं महिलाओं को कांग्रेस कह रही है कि 3,000 रुपए प्रति महीना देंगे। और जो एसएचजी में महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं, उनको 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात भी कांग्रेस कर रही है। एनसी कह रही है कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क किया जाएगा। तो पीडीपी कह रही है संपत्ति खरीदने वाली महिला के लिए कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगाएंगे। तो महिलाओं को एज ए वोटर रिझाने की कोशिश दिखाई पड़ रही है। मुफ्त की घोषणाओं के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी कह रही है कि साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और कांग्रेस कह रही है परिवार के हर सदस्य को 11 किलो चावल मुफ्त देने की बात कर रही है। तो एनसी 12 सिलेंडर मुफ्त देने और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है। तो 200 यूनिट पीडीपी भी दे रही है और सालाना 12 सिलेंडर का वायदा कर रही है। तो ये अपने आप में तमाम वो मसले और मुद्दे हैं जिसको लेकर तमाम दल अपनी बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के मसले को लेकर क्या दल क्या बात कह रहा है, वो बीजेपी कह रही है कि हम पुनर्वास योजना चलाएंगे। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों, पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, वाल्मीकि गोरखाओं और अन्य विस्थापितों के लिए संपूर्ण पुनर्वास व्यवस्था और योजना को लेकर आएंगे। कांग्रेस कह रही है कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हम करेंगे, वो भी इस बात का वायदा कर रहा है। लेकिन एनसी कह रही है कश्मीरी पंडितों के घर वापसी के लिए कोई आयोग की स्थापना करेंगे, उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और पीडीपी वापसी के लिए प्रतिबद्धता दिखा रही है और प्रत्येक लौटने वाले परिवार को 2 BHK घर देने की बात कर रही है।
तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार चुनावी वायदों के साथ में तमाम जो दल हैं वो मौजूद है। लेकिन कैसे तीसरे दौर का मतदान बेहद अहम होगा इन 40 सीटों पर, इस पर करेंगे चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर आज प्रचार अभियान थम गया है। इस विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष JNK चुनाव लोकतंत्र का उत्सव, क्योंकि अपने आप में जमहूरियत का जश्न है, लोकतंत्र का उत्सव है, बेहद महत्वपूर्ण। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, संपादक ऑर्गेनाइजर, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा अदिति टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और द ट्रिब्यून से ताल्लुक रखती हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि 10 साल के बाद और धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव, और अब जब तीसरे दौर के साथ में यह खत्म हो जाएगा तो अपने आप में एक बड़ा इतिहास एक तरीके से लिखा जा रहा है, जिस दौर में अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। जी आर्येंद्र, ये ऐतिहासिक है क्योंकि 1950 के दशक के बाद पहली बार डिलिमिटेशन होकर जो भारत का संविधान पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है और उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। आपने जैसे आपकी रिपोर्ट में कहा, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, पाक व्याप्त जम्मू कश्मीर से आए हुए रेफ्यूजीज है, जो 1940-50 के दशक से आए हुए हैं, उनको पहली बार विधानसभा चुनाव में पहली बार वोटिंग का राइट मिल रहा है। अभी तक तो लोकसभा में वो वोट डालते थे, लेकिन विधानसभा में उनको वोटिंग का राइट नहीं था 370 के कारण। तो ये अपने आप में अलग चुनाव है और मैं मानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की ताकत दिखाने वाला चुनाव है। पहले 2 फेजेस में जैसे कि हमने देखा कि जमकर वोटिंग हुआ है, 61%, 57%, और ये सारा मुझे लगता है कि और एक बज़वर्ड दिख रहा है आर्येंद्र वहां पे, परिवर्तन। लेकिन हर एक के परिवर्तन के मायने अलग अलग हैं। हर सेक्शन, हर पार्टी परिवर्तन शब्द, चेंज शब्द का प्रयोग कर रही है, बदलाव का शब्द का प्रयोग कर रही है, लेकिन बदलाव के मायने हर एक के लिए अलग अलग है। किसी के लिए विकास जो हुआ है पिछले 2019 के बाद, वो बदलाव ही अपने आप में उसकी कंटिन्यूटी की अपेक्षा कर रहे हैं। बदलाव इस मामले में भी है कि पहली बार वहां की जो प्रादेशिक पार्टियां थी, जो जिनका एक दबदबा रहता था वहां की राजनीति में, और वही तय करती थी जम्मू कश्मीर की राजनीति की दिशा, उसमें बदलाव होगा का ये भी लोगों की अपेक्षा है। और इसीलिए आपने जो आंकड़े दिए उसमें एक बड़ी संख्या
इंडिपेंडेंस की भी है। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चुनाव के बाद एक नई लीडरशिप 370 के उपरांत उभर कर आई है और स्थानीय इकाई के जो चुनाव हुए उसमें से एक नया नेतृत्व विकसित होता है, वो भी एक बदलाव का मायना मुझे लगता है। तो और जो शांति बहाल हुई है, जो विकास का एक बयार बही है, वो भी तो बदलाव का अपने आप में एक अर्थ है ही। तो वो कौन से बदलाव के लिए वोटिंग है, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन परिवर्तन को लेकर हर कोई अपनी बात मुखरता से कहता जरूर नजर आ रहा है। अदिति जी, आपको लगता है कि पहले सेपरेटिस्ट की एक कॉल होती थी, वोटिंग परसेंटेज तो इतना सिंगल डिजिट में रहता हुआ था, हम जानते सब चीजें, डबल डिजिट और कहां तक 80% तक वोटिंग इस बार अभी 2 फेज में दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि विकास को लेकर जो अभी तक महरूम थे एक तरीके से, इस प्रकार कैसे विकास होता है, या उन्हें नहीं पता था विकास इस तरीके का हो भी सकता है, उनको जब ये इस बात का एहसास हुआ कि हम इस तरीके से आगे बढ़ भी सकते हैं, तो क्या एक नए मुस्तकबिल के लिए एक नए चुनाव, नए नतीजे देखने को मिलेंगे इस बार? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस चुनाव में निकल के आ रही है, जो हम दूर से देख रहे हैं, वो ये है कि ये चुनाव इतनी पीसफुली प्रोग्रेस कर रहा है। इतना इलेक्शनियरिंग का जो जोश दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में, वो एक तरह से तमाम कैंडिडेट्स की जीत है और आवाम की जीत है जो बाहर निकलकर वोट देने के लिए निकल रहे हैं। आपको पता है कि पहले JNK में क्या होता था एब्रोगेशन से पहले, 370 की एब्रोगेशन से पहले, जैसे अगर छोटा सा आंकड़ा हम देखें 2010 का ही, तो करीब 2600 स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स सिर्फ 2010 में हुए थे। तो इस किस्म की स्टोन पेल्टिंग होती थी, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स होती थी 100 से ज्यादा एक साल में। और अगर आप डेथ्स ऑफ सिविलियंस देखें स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स में, 2010 का आंकड़ा दे रही हूँ, 112 डेथ्स। और जो सिविलियंस इंजर होते थे ऐसे केसेस में, 2010 का ये आंकड़ा है 6000। तो ये सब अब खत्म है। अब क्या है, माहौल जो है वो पीसफुल है। पीसफुल माहौल होने की वजह से और एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने की वजह से जो लोग बाहर निकल के वोट देने आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो खूबसूरती जमहूरियत की जम्मू कश्मीर महरूम रह गया था, जिससे कैंपेन नहीं देख पाते थे आप, तमाम स्ट्राइक्स होती थी, बॉयकॉट्स होते थे, सेपरेटिज्म और टेररिज्म का दबदबा था। अब सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि हार और जीत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी पार्टी की इस इलेक्शन में, जितना इंपॉर्टेंट एक पूरे विश्व को संदेश है कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद पीसफुल इलेक्शन और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां बनने जा रही है। ये सबसे बड़ा संदेश है। बिल्कुल, ये जो सबसे बड़ा जी संदेश है, ये अपने आप में इस लिहाज से भी बेहतर है कि हमने देखा कि सेकेंड फेज के वोटिंग के समय कई देशों के राजनयिक भी वहां पहुंचे थे। प्रफुल्ल जी, आपको लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा संदेश दुनिया के लिहाज से भी, और दूसरा चीज ये कि धारा 370 को लेकर, पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर, क्या यही सबसे बड़े मसले होने वाले हैं इस बार जब लोगों के मन में, या फिर विकास एक बड़ा एक मसला और मुद्दा होगा जब लोग वोट करने जा रहे हैं? प्रफुल्ल जी। नहीं आर्यन, तो ऐसा है कि हमने जैसे देखा कि जिस तरह का कवरेज हो रहा है, पहले ये होता था कि वैली सेंट्रिक कवरेज होता था और वो भी उसमें भी श्रीनगर केंद्रित होता था। मिरवाज और गिलानी जैसे नेता पाकिस्तान की शह पर कॉल देते थे और वही तय करते थे कि वोटिंग होगा नहीं होगा, कहाँ पे होगा। और ये पूरी तरीके से हट गया है। तो मुझे लगता है यही कारण है, हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी माहौल देख रहे हैं, दुनिया पूरी देख रही है। राजनीतिकों का वहां पे पहुंचना ये उसी का एक ऑब्जर्वर स्टेटस के तहत अलग अलग लोकतंत्र में ये प्रयोग होता है। जम्मू कश्मीर में ये 16 राजनयिक पहुंचे हैं, तो ये अपने आप में अच्छी बात है, वो अपनी आंखों से देखेंगे। तो एक फॉल्स प्रोपोगेंडा जो पाकिस्तान के बिहाफ पर चलाया जाता था हमेशा कि लोकतंत्र नहीं है, मीडिया की आवाज नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज दबाई गई है, तो ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो खुलकर निकल भी रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं। अब मेन जो मुद्दा है कि वो विकास को देखते कैसे है, और अभी लास्ट मोमेंट पर ये जो सारा मोबिलाइजेशन पहले 2 फेजेस में तो हमने देख लिया, लेकिन अब पिछले 2 दिन में जैसे हमने देखा कि कुछ रैलीज निकली, महबूबा मुफ्ती ने लास्ट मोमेंट पर यह कहा कि वो चुनाव में
प्रचार में नहीं जाएगी क्योंकि हिजबुल्लाह पर वहां पे हमला हुआ है। तो क्या ये रेडिकलाइजेशन या रेडिकल एलिमेंट्स को फिर से स्पेस कर, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वहां पे शांति बहाल हुई है, पर्यटन को जिस तरह से बढ़ावा मिला है और लोगों को जितने अवसर मिले हैं, नए नेतृत्व को अवसर मिले हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जीत तो सुनिश्चित है। सरकार कौन बनाएगा वो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लोकतंत्र तो पक्का जीतने ही वाला है। एक छोटा सा जवाब अदिति जी आपसे चाहेंगे, क्योंकि रेडिकलाइजेशन को लेकर जो प्रयास करने की कोशिश हो रही है, बावजूद उसके क्या युवा और महिला देख रहे हैं कि साहब हमारा मुस्तकबिल किस तरीके से आगे जाएगा, वो उनके मन में होगा? छोटा सा जवाब। देखिए, ये चुनाव ये तय करेगा कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो कितनी मैच्योर है, क्योंकि क्या वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए वोट करते हैं या नहीं करते, पीस और डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं या नहीं करते। और एक छोटी सी चीज जो मुझे लगता है इस डिस्कशन में बहुत अहम है, वो ये है कि कल एस जयशंकर जी, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बहुत दो टूक शब्दों में ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत में अगर कोई अनरिजॉल्व मुद्दा है तो वो सिर्फ इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके जो है, वो भाजपा का बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने तमाम अपनी रैलीज में ये जिक्र किया है कि हम अगर हमारा अगर वहां पर मेच्योर और स्टेबल सरकार बनती है तो हम पीओके को वापस लाएंगे। ये स्टेटेड पोजीशन है भाजपा की, इस पे बाकी सब पार्टीज लार्जली चुप हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और एक छोटी सी बात जो ये है वो ये है कि स्टेक्स जो सबसे हाई हैं आज के जो अक्टूबर 2 के चुनाव होने वाले हैं, वो सबसे हाई हैं भाजपा के लिए, क्योंकि आपको याद है कि पिछली बार भाजपा ने 25 सीटें जम्मू से ही जीती थी और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी पीडीपी के बाद। और कांग्रेस ने कोई सीट नहीं जीती थी 2014 में जम्मू प्रोविंस में। तो कांग्रेस के लिए स्टेक हाई है और पीडीपी के लिए स्टेक बहुत हाई है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर की 16 सीटों में से 15 पीडीपी ने 2014 में लेकिन इस बार किस तरीके से नतीजे रहेंगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
और ब्रेक के बाद अब हरियाणा की करते हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर इस समय दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी की ओर से अमित शाह ने प्रचार की कमान संभाली तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने भी आज हरियाणा में जमकर प्रचार किया। विकास, रोजगार और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों की धार आज फिर एक बार देखने को मिली है तो छोटी पार्टियों और निर्दलियों के द्वारा भी जमकर प्रचार किया जा रहा है। हरियाणा में चुनावी महाभारत का मैदान सज चुका है। मुद्दों के चौतरफा दावों के पासे फेंके जा रहे हैं। सियासी परिवारों के लोग एक दूसरे पर आरोपों के तीर ताने आमने सामने खड़े हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ और बादशाहपुर में अपनी हुंकार भरी। अमित शाह ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी है। उसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अच्छे लग रहे हैं। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड कानून को जल्द लाने की भी बात कही। कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता, आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों चुप हो भाई? क्यों चुप हो? क्यों नहीं रोकते? तुष्टीकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई है। ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में जनसभा की। नड्डा ने कांग्रेस के दौर के घोटालों की याद दिलाई। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। न नभ छोड़ा, न जल छोड़ा, न थल छोड़ा, न पृथ्वी छोड़ी, न समुद्र छोड़ा, न आकाश छोड़ा। तीनों में घोटाला किया तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने घोटाला किया, ये हमको याद रखना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी एएसपी गठबंधन ने सिरसा से अपना घोषणा पत्र जारी किया। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस घोषणा पत्र को जनसेवा पत्र के नाम से जारी किया। इस पत्र में पूर्व गठबंधन सरकार के दौरान जेजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल भाजपा का है। तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बन रही है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का बना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है। हरियाणा में कितनी सीटें सर मान रहे हैं सर? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। आज भी इतनी गारंटी देके जा रहा हूँ, जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की इतनी सीट आ रही हैं कि हमारे समर्थन के बिना कोई सरकार हरियाणा के अंदर नहीं बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब केवल हफ्ते भर का समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। स्टार प्रचारक मैदान में उतरकर प्रचार करने में लगे हैं। कांग्रेस और भाजपा के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेपाल में भारी बारिश से वहां पर हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। अभी तक 125 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है तो मौसम की मार से लोगों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में बचाव और राहत अभियान जारी है। इस बीच नेपाल की बाढ़ के पानी से बिहार में भी बुरा हाल है, जिसका असर बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तो राज्य सरकार बचाव एजेंसियों के साथ मिलकर लोगों की हर संभव मदद कर रही है। इस बीच बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बाढ़ के हालात और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है। इसी तरह आपदा से संबंधित घटनाओं के कारण 64 लोग लापता हैं और 61 घायल हुए हैं।
नेपाल के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। नेपाल बाढ़ का प्रभाव भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से कोसी में लगातार पानी बढ़ रहा है। रविवार सुबह 5 बजे तक कोसी बैराज बीरपुर से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे 56 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इस वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हो गई है। पानी बढ़ रहा है, स्थिति नॉर्मल है और भी हम लोग को अलर्ट रहने का आदेश मिला है। और प्लस में जो भी तटीय जो निवासी हैं उनको हम लोग बताया हो कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर जाया करो और इसके बाद में जो भी बाढ़ आश्रय गृह है उसका शरण लें। इन हालात को देखते हुए तमाम तटबंधों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कम्युनिटी किचन और ज़रूरी दवाओं का इंतजाम भी किया गया है। राज्य में पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ा है और बढ़ने का अलर्ट भी है। उसके मद्देनज़र हम लोग सारी तैयारी किए हुए हैं। पूर्व से भी हमारी तैयारी है और हमारे सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारीगण हैं या कर्मी हैं सभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नेपाल द्वारा गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने से खड्डा क्षेत्र के भगवानपुर, शिवपुर, बसंतपुर, हरिहरपुर, नारायणपुर, मचहवा, बकुलादह, बाल गोविंद, छपरा आदि गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। सभी जगह पानी गांव में आने से अचानक पानी बढ़ने से निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रशासन की पूरी तैयारी है। सभी जगह खाने बनने प्रारंभ हो गए हैं और उम्मीद है कि पानी अब घटना भी शुरू हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम किया गया है। नदी के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित रहने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। किनारों पे यारी ये आजाद है, नमकीन लहरों का ये स्वाद है। महाराष्ट्र टूरिज्म। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और बात इजराइल की। इजराइल द्वारा किए गए हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान के सक्रिय हो जाने के बाद से मध्य पूर्व में संघर्ष और तेज़ होता दिखाई पड़ रहा, उसकी स्थिति साफ तौर से दिखाई पड़ रही। क्या कुछ इस लगातार घटनाक्रम बदला, आइए देखिए इस रिपोर्ट में।
हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की शनिवार को इजरायली हमले में मौत के बाद माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब नए क्षेत्र में पहुंच सकता है। जानकारों की माने तो अब इस क्षेत्र में ताकतवर लड़ाकू संगठनों और ईरान के प्रतिनिधियों को हिजबुल्लाह नेता की मौत के बाद इस बात पर फैसला लेना है कि वो इस पर कैसे और क्या जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान लंबे समय से अपने प्रॉक्सी गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती को इजरायली के खिलाफ अपनी लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन हसन नसरल्लाह की मौत से बड़ा झटका लगा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के और फैलने और इसमें बाहरी ताकतों के शामिल होने का अंदेशा जताया है। उन्होंने अस्थायी युद्ध विराम पर जोर दिया। लेबनान में संघर्ष और फैल सकता है। हमें तुरंत संघर्ष विराम की जरूरत है, जिससे मानवीय सहायता को पहुंचाया जा सके, साथ ही दोनों ओर से सार्थक बातचीत भी हो। इस बीच इजरायली सेना ने शनिवार को लेबनान पर किए गए हमलों में एक और वरिष्ठ हिजबुल्लाह नेता नबील काउक के मारे जाने की भी पुष्टि की। नबील काउक हिजबुल्लाह की निवारक सुरक्षा परिषद के प्रमुख और केंद्रीय परिषद के एक प्रमुख सदस्य थे। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों के बाद उनके देश में अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन हो सकता है। रविवार सुबह आपातकालीन कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विस्थापित लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास कूटनीतिक विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम कूटनीति की भूमिका पर आगे बढ़ने में एक पल के लिए भी संकोच नहीं करेंगे और हमारे पास कूटनीतिक विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि आप युद्ध की शुरुआत पर गौर करें तो हमने 2006 लेबनान युद्ध में शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1701 के पूर्ण कार्यान्वयन की बात कही थी, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मैंने अपने भाषण में सुरक्षा परिषद में भी इसका उल्लेख किया था। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के प्रसार को देखते हुए पोप फ्रांसिस ने रविवार को मध्य पूर्व में युद्ध विराम का आह्वान किया। मैं लेबनान में संघर्ष के तीव्र होने को दर्द और चिंता के साथ देख रहा हूँ। लेबनान से घातक संदेश मिल रहा है। इस युद्ध का आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। मध्य पूर्व में बहुत से लोग दिन ब दिन मर रहे हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक हसन नसरल्लाह का शव बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमले के स्थल से बरामद किया गया है। एक चिकित्सा स्रोत और एक सुरक्षा स्रोत का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने कहा कि शव पर कोई सीधा घाव नहीं था। हिजबुल्लाह ने शनिवार को नसरल्लाह की मौत की पुष्टि की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को राजनिवास में शपथ दिलाई। इस समारोह के दौरान कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की लाभार्थी 1300 कंपनियों में से 140 के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में बैठक की। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना का फायदा उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ है। सितंबर में ट्रेनों के बेपटरी करने की तमाम साजिशें सामने आ चुकी हैं और पिछले 24 घंटे में 3 जगहों पर ट्रेन पलटाने का प्रयास किया गया है। बलिया, मिर्जापुर और महोबा में 28 सितंबर को ही ट्रेनों के हादसे का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। बलिया, मिर्जापुर और महोबा में 28 सितंबर को ही ट्रेनों को हादसे का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि सजगता के कारण अनहोनी बच गई। शनिवार को बलिया में ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश हुई। जम्मू कश्मीर के बिलावर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बिलावर तहसील स्थित कोग मंडली में रविवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बिलावर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है। तमिलनाडु के युवा मामले व खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वी सेंथिल बालाजी सहित 4 नए कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल RN रवि ने राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के तरेम थाना इलाके में माओवादियों द्वारा लगाए गए IED के चपेट में आने से 5 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि डिमाइनिंग के दौरान IED डिफ्यूज करते वक्त IED के ब्लास्ट होने से 5 जवान घायल हुए।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेम्पल कनेक्ट ने मंदिर प्रबंधन में देश का पहला स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत हिंदू मंदिरों, जैन डेरासारों, सिख गुरुद्वारों और बौद्ध विहारों के लिए कुल प्रशासन, संचालन, रखरखाव, वित्तीय विषयों को कवर किया जाएगा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर वॉल पुट्टी, एक परफेक्ट फिनिश, और गैलेंट एडवांस TMT रेबार, निर्माण का रियल हीरो।